नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम आपके हिंदी मॉक टेस्ट 1 को करेंगे। ये आपके हिंदी के जो 20/20 जो टारगेट रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। ये आपके एचपी पुलिस मॉक टेस्ट 1 का हिस्सा है और सबसे पहले हम आपका हिंदी का मॉक टेस्ट आपका प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमें हिंदी के मॉक टेस्ट भी करवाए जाएँ। इनकी भी आपको पीडीएफ क्या होगी, जैसे इंग्लिश के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल रही हैं साथ-साथ में, वैसे ही आपको हिंदी की मॉक टेस्ट 1 की भी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ये भी आपका जो कंसेप्ट रहेगा, ये कंसेप्चुअल बेस पे रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, कि वन बाय वन क्वेश्चन के साथ-साथ आपके बाकी के थोड़े-थोड़े आपके जो कंसेप्ट रहेंगे, वो भी साथ में कवर किए जाएँगे, ताकि आपके एक क्वेश्चन से थोड़े से डाउट भी क्लियर हो जाएँ। तो जो भी डाउट्स में अगर आपको फिर भी क्रिएट होता है, जैसे आप इंग्लिश में साथ-साथ में बता रहे हैं कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आप हिंदी में भी क्या करेंगे, अगर जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका डाउट आता है, तो वो आपने क्या करना है, मैसेज में टाइप कर देना है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका क्या बन रहा है, डाउट बन रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वाली जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा, उसके अंदर उसे इंक्लूड करते हुए कुछ और उसके ऊपर कंसेप्चुअल या कंसेप्ट उसके ऊपर बताया जाए आपको। ठीक है जी? जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 40 मार्क्स है ना, मैं एक्चुअली 40 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करूँगा आपको, क्योंकि मेरे पास हिंदी लैंग्वेज टीचर, तो लैंग्वेज टीचर के पास मेरे पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि यहाँ से आपके इंग्लिश में भी 20 मार्क्स आने चाहिए और आपके हिंदी में भी कितने नंबर आने चाहिए, 20 मार्क्स एटलीस्ट आने ही चाहिए। हाँ, एक और बात कि अगर किसी स्टूडेंट के पास ना, अगर आपके जैसे हिंदी या इंग्लिश के नोट्स ही नहीं है अभी तक, अगर वो तैयारी कर रहा है और उसके पास नोट्स नहीं है, या कहीं से उसने अकेडमी में भी जा रहा है बट उसके पास नोट्स नहीं है, तो आपने क्या करना है कि कमेंट में हमें मैसेज डाल देना है कि आपके पास कंटेंट कंटेंट नहीं है पढ़ने वाला, तो हम क्या करेंगे, आपको लिंक के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपने वहाँ से क्या करना है, रीड ऑन करना है। हाँ, ये जो कंटेंट मिलेगा ये सिर्फ़ आपको हिंदी एंड इंग्लिश का ही मिलेगा। मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए आपसे श्योरिटी नहीं होगा। हाँ, इसमें मैं ये करूँगा कि जो आपके वन लाइनर आपके क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि आपका जियोग्राफ़ी वाला पोर्शन एंड आपका आर्ट एंड कल्चर का हिमाचल प्रदेश का, तो वो मैं यहाँ पे आपको साथ में पिन कर दूँगा। आपने वहाँ से डाउनलोड करके वो क्या करने हैं, या तो प्रिंट निकाल लेना है या तो उसे वैसे रीड ऑन करने के लिए भी अपने पास पीडीएफ रख लेनी है। तो वो पीडीएफ अपलोड करूँगा वहाँ पे। एटलीस्ट 40 पेजेज़ के वो वन लाइनर रहेंगे, तो वो सारे के सारे आपने ट्राई करना है कि वो आपको लर्न हो जाए। ठीक है जी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का आपका पहला क्वेश्चन। और हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है हिंदी के अंदर। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? यह जन्म हुआ है, ऑप्शंस हैं आपके, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली भाषा से या वैदिक संस्कृत से। एक्चुअली में हमसे ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी भाषा के ऊपर ही, लैंग्वेज के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी भाषा कहाँ से निकली हुई है? आज के टाइम पे जो हम हिंदी पढ़ते हैं, इससे पहले वो किस भाषा में आती थी? और उससे थोड़ा पीछे चले जाएँगे तो वो किस भाषा में हमें मिलती थी? यानी कि ये क्रम से हमसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार हमसे ना लिपियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि लिपियाँ क्या रहती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको भाषा बता देता हूँ कि ये जो हिंदी भाषा जो आज के टाइम पे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, संस्कृत। संस्कृत को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास वैदिक संस्कृत और इसके बाद आती है हमारे पास लौकिक संस्कृत। इसके बाद ना संस्कृत के बाद क्या आता है, यानी कि थोड़ा टाइम पीरियड हमारा निकलता है, संस्कृत के बाद हमारे पास आती है पाली भाषा। यानी कि समय के साथ-साथ हमारी भाषाओं में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। वैसे ही हमारा आज के टाइम पे क्या हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें कई विदेशी शब्द भी देखने को मिलते हैं। क्या जिसमें हमें फ़ारसी, तुर्की ये सारे हमें समय के साथ परिवर्तन के साथ हमें आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से थोड़ा-सा परिवर्तन होता है हमारी भाषा में, तो पाली भाषा आती है। पाली भाषा के बाद यहाँ पे आती है हमारे पास प्राकृत भाषा। अब पाली भाषा में बुद्ध के जितने भी उपदेश मिलते हैं, वो हमें किस भाषा में मिलते हैं? पाली में। प्राकृत में हमें महावीर स्वामी के जितने भी ये मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं या जिनके जिनके भी ग्रंथ मिलेंगे, वो पाली की प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद आपकी प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत के बाद आपकी आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश आती है आपकी, ये भाषा आएगी अपभ्रंश, ठीक है जी। अपभ्रंश के बाद आपकी भाषा आती है आपकी अवहट। अवहट के बाद आती है हमारे पास हिंदी। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे ना कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अवहट से हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अवहट से। बट एग्ज़ाम में क्या होता है ना, आपका ये जो अवहट वाला पार्ट है, ये वाला हमसे पूछते नहीं हैं। अगर ऑप्शन में होता ना यहाँ पे अवहट, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या करता, अवहट करता।
किंतु इसका जो राइट आंसर है ना वो अवर्ट के ऊपर देखा मैंने, फिर इसके बाद कौन-सी आती है तो अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती है हमारी हिंदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर लगेगा वो है अपभ्रंश से। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन में अपभ्रंश नहीं होता तो फिर मैं क्या करता प्राकृत करता। प्राकृतिक भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर पाली करता। ठीक है? इस प्रकार से हम पीछे-पीछे की तरफ जाएँगे। यानी कि चलेंगे कहाँ से हम आपका हिंदी से चलेंगे पीछे की ओर। ठीक है जी? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है आपका अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो यहाँ पे लौकिक संस्कृत भी दे रखा है ना ये वाला, बट इसे नहीं करेंगे क्योंकि हम सीधा लास्ट से पीछे की ओर आएँगे, आगे से नहीं जाएँगे। पीछे से चलेंगे तो पीछे से सबसे पहले अबहट आई, अबहट आंसर था बट ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन में जो था अपभ्रंश भाषा से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। दूसरा जो रहेगा हमारे पास इसी के अंदर जो पूछा जाता है ना कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? अगर ये वाला क्वेश्चन बनेगा ना आदि जननी की क्या है? आदि जननी कौन है हिंदी भाषा की? तो उसे हम संस्कृत ही बोलते हैं। आदि जननी का मतलब यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई हो। यानी कि धीरे-धीरे जैसे हमने हिंदी के स्वरूप पढ़े हैं अलग-अलग आपके धीरे-धीरे परिवर्तन के साथ, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो वो हुआ है आपका संस्कृत से। यानी कि आदि जननी जब भी क्वेश्चन बनेगा तो वो होगा संस्कृत, किंतु जब पूछेंगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तब आप आंसर करेंगे अपभ्रंश भाषा से। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो अगला वाला देखते हैं। निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन-सी हैं? हमारे पास ध्वनियों के लिए पूछते हैं, ये आपका वर्ण रचना का पहला टॉपिक है और उसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि ध्वनियाँ कहाँ-कहाँ से उत्पन्न होती हैं, मुख के विभिन्न भागों से उत्पन्न होती हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा से पढ़ते हैं हम आपका, फिर हम आपका दंत पढ़ते हैं, फिर औष्ठ पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो हमारे पास कंठे ध्वनियाँ कौन-सी आती हैं? कंठे मतलब होता है जो कंठ से निकलती हैं। तो कंठ से आता है हमारे पास पूरा कवर्ग क, ख, ग, घ, फिर अंगे आएगा। इसमें जो स्पेशल वर्ड है वो याद रखने वाले हैं, वो है आपका आ, आपका ह और आपका अह। ये जो 4 वर्ड है ना, ये इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, ये याद रखेंगे आप। क्योंकि कवर्ग सभी को पता होता है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, कंठ से है। तालु से क्या होगा आपका? तालु से होता है आपका च, छ, ज, झ और ञ। ठीक है जी? अब इसके बाद क्या है आपका, इसमें आते हैं हमारे पास जैसे ञ आया ना अब, इसमें हमें क्या याद रखना है आपका ई, बड़ी ई, श, य और य। इसमें ना एक ट्रिक है आपकी कि इसे याद कैसे रखेंगे ना, याद नहीं होते हैं। तो इसके लिए ना याद ट्रिक क्या है, ईश यज्ञ। आपने क्या याद रखना है, एक वर्ड याद रखेंगे, ईश यज्ञ याद रखेंगे। क्या रखना है याद आपने? ईश यज्ञ। ईश यज्ञ में क्या आ रहा है, ई भी आ रही है यानी कि छोटी भी समझेंगे और बड़ी भी रखेंगे याद। श शलगम वाला श आ रहा है, य आ रहा है, ग आ रहा है। ईश यज्ञ कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से होता है। बस इतना सा आपने याद रखना है, धीरे-धीरे याद हो जाएगा। बस आपने रिमेंबर रखना है ईश यज्ञ तालु, ईश यज्ञ तालु से है। बाकी ये तो आपको पता है कि चवर्ग है, चवर्ग सारा का सारा आपका तालु से बोला जाता है। मूर्धा से आता है आपका ट, ठ, ढ, ढ और ण। इसके अलावा हमारे पास बिंदी वाले भी आते हैं ये आपके, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, वो वही इसी में आते हैं मूर्धा में। इसके अलावा इसमें जो याद करने वाले होते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे पास जैसे जैसे ऋषि। एक वर्ड याद रखना है ऋषि। तो ऋषि में आता है आपका री, र, श। ऋषि वर्ड याद रखेंगे, री, र, चटकाने वाला श। अब होता है दंत। दंत में आता है आपका त, थ, द और न। इसमें जो हमें याद रखना है ना, वो रखना है आपने याद ल तथा स। ल और स का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? दंत होगा। अब जो ओष्ठ होता है ना, ओष्ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? तो ओष्ठ में आते हैं आपके जैसे प, जहाँ पे आपके होंठ जुड़ते हों, प, फ, ब, आपका फिर आएगा आपका, अच्छा ये वाला ब नहीं आएगा, इसमें आता है आपका भ, फिर आएगा आपका भ तथा म, ये होते हैं। इसमें जो याद रखना है ना, वो एक ही याद रखना है, वो है ऊ। ऊ जब भी बोलेंगे तो हमारे ओंठ क्या होते हैं, गोलाकार स्थिति में आते हैं, यानी कि बगैर गोलाई किए हुए हम कभी भी उच्चारण नहीं कर पाएँगे किसका, ऊ का या फिर बड़े ऊ का। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे ओष्ठ के अंदर। क्लियर है जी इतनी चीज़ें? तो ये अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कंठे ध्वनियाँ कौन-सी हैं? तो कंठे ध्वनियाँ आती हैं क और ख। यानी कि आपका ये ऑप्शन नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। इसमें जो आंसर बनेगा वो है आपका क और ख आती हैं। ठीक है जी? हमसे ना कई बार पूछेंगे कि र का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे र, तो र तो इनमें तो आता नहीं है पाँचों में, तो मैंने कुछ वर्ड आपको याद करवाए। तो र जैसे आएगा तो पता होना चाहिए ऋषि, ईश यज्ञ, यानी कि ये ईश यज्ञ तालु से, ऋषि मूर्धा से, लस आपका दंत से, ऊ या बड़ा ऊ आपका ओश से आता है। कंठ क्या होता है? जब हम कंठ से निकालते हैं ध्वनि,
तालु क्या होता है जब हमारी जीवा तालु में टकराती है। मूर्धा होती है जब हमारी जीवा पीछे की तरफ मुड़ जाती है, उच्चारण करते हैं तालु में टकराकर पीछे की तरफ। दंत क्या होता है जब हमारी जीवा दंत के साथ टकराती है। अच्छा इनकी ना आपकी जो वीडियो है ना, जैसे हमने इसकी पहले से ही हमने आपका पूरा का पूरा पीडीएफ प्लस आपकी जो वीडियो है वो हमने अपलोड की हुई है पहले से ही। अगर किसी को लगता है कि अभी क्योंकि कंसेप्ट में ऐसा भी नहीं है ना, हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता रहूँ और बड़े अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो इसके लिए ना हमने पहले से ही आपकी वीडियो अपलोडेड की हुई हैं। मैं पूरे का पूरा जो प्लेलिस्ट है हमारी, उस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे पिन कर दूँगा, यानी कि ये डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएगी। तो वो वहाँ से आपने क्या करनी है, वॉच आउट करनी है एक बार, कि यहाँ पे कौन-कौन से आती हैं। ठीक है? तो वो सारे अच्छे से पढ़ाई हुई हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ाई हुई हैं, सारा का सारा आपका ये वाला टॉपिक भी, वर्ण रचना से लेके जितने भी आपके टॉपिक कंसेप्चुअल हैं, वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। तो अगर आपको लगता है इस टाइम पे, अगर आपको लगता है कि हमने ये वाला टॉपिक छूट चुका है हमसे, बट ये मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एज़ अ पार्ट ऑफ स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन जब भी पढ़ेंगे तो आप उच्चारण स्थान ज़रूर पढ़ेंगे साथ में। यहाँ से कंपल्सरी होता है कि क्वेश्चन पूछा ही जाए। ठीक है जी? तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो वो कितनी होती है? अब देखिए जी, जब हमसे पूछा जाता है ना कि कुल संख्या कितनी है हिंदी में, हिंदी में हम आपके जो वर्ण जितने भी आते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वो होती है हमारे पास 52। किंतु जब हमसे पूछा जाता है ना कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या, जब भी मूल शब्द लगा होगा तो मतलब होती है 44। ये 44 होती है जब जिसमें 11 स्वर और आपके 33 आपके व्यंजन जुड़ते हैं। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा 44, जिसको हम क्या बोलेंगे, मूल वर्ण है। ठीक है जी? हमारे पास मूल वर्णों की संख्या आती है 44। चलो यहीं से एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास स्वर कितने हैं तथा व्यंजन कितने हैं। अभी मैंने बोला कि स्वर हमारे पास कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। किंतु ये थे नॉर्मल तरीके से, मैंने पूछा स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। किंतु मैंने पूछ लिया आपसे कि कुल स्वर कितने हैं, तब आप क्या बताएँगे? मान लेते हैं कि ऑप्शन में कुल स्वर जब भी आप बताएँगे ना, तो ऑप्शन में अगर 11 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 दे रखा है, एक आपको दे रखा है 12, एक ऑप्शन सी दे रखा है आपको 13, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 14। तब आप यहाँ पे क्या आंसर लगाएँगे कि कितने स्वर होंगे, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए जी, अगर ऑप्शन में 11 होता तो हम ऑप्शन क्या करते, 11 ही सही करते। किंतु अगर ऑप्शन 11 ना आए ना, तो हमें तुक्का नहीं लगाना है कि 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी या 13 हो जाएगी। तो वहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कितनी संख्या होती है, 14 होती है। 14 किस प्रकार से होती है कि इसमें जब हम आपका एक प्लुत स्वर, एक प्लुत स्वर यानी कि आपका ओम, जिसे शामिल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि ओम आपका स्वर होता है, बट ये प्लुत स्वर होता है, जिसे हिंदी भाषा में शामिल नहीं करते हैं आज के टाइम में। तो वो वाला आपका जब इसमें शामिल हो जाता है, एक होता है आपका दीर्घ री, दीर्घ री इस प्रकार से लिखते हैं, अगर इसे भी शामिल कर लिया जाए। एक और होता है जिसे होता है लरी। अगर इन सभी को शामिल कर दिए जाए, 1, 2, 3 और 3 और 11 आपके 14। तो ये 14 होते हैं हमारे पास कुल स्वर। ठीक है जी? इस प्रकार से होंगे। दूसरा है कि हमारे पास व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। किंतु अगर पूछे जाएँगे ना कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं हमारे पास 39। ठीक है जी? 39 व्यंजन होते हैं। अब ये कुल व्यंजन होते कौन-कौन से 39, तो मैं बता देता हूँ कि स्पर्श व्यंजन जब आप पढ़ेंगे ना कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 25। फिर आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। फिर आएँगे आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। फिर आएँगे आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। फिर आएँगे आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है जी? द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। अब ये 25, 4, 29 और 4, 33 यहाँ तक ऊष्म व्यंजन तक हम क्या पढ़ते हैं आपके, जो ये 33 व्यंजन होते हैं। इसमें जो 4 और 2 जोड़ देंगे ना, तो 33 और 6 कितने हो जाते हैं, 39। तो ये टोटल हो गए हमारे पास 39 क्या होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं। अब देखिए जी, आपका एक और माइंड में क्वेश्चन डाउट बनेगा कि 39 तो आपके व्यंजन आ गए और 11 तो हमारे पास स्वर आ गए, जिन्हें हम एज़ अ हिंदी वर्णमाला में काउंट करते हैं। तो ये तो सिर्फ 50 ही होते हैं, अब 2 फिर से बच रहे हैं हमारे पास। तो ये जो 2 बच रहे हैं ना, ये होते हैं हमारे पास अयोगवाह। इन्हें हम कभी भी व्यंजन नहीं बोलते हैं। अयोगवाह होते हैं अंग और आपका अह, ये 2 वाले होते हैं, अंग और इन्हें अयोगवाह बोलते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं, ना ही आपके व्यंजन होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए जी, क्लियर है इतना? इसका आंसर जो था आपका वो 44 था। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमें बताना है
कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो इसके जो भेद रहते हैं वो 3 होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है आपका गणनीय संज्ञा और एक रहेगा आपका अगणनीय संज्ञा। ठीक है जी। मैं यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करता है, वास्तव में हम जब संज्ञा पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं। ये तो नॉर्मली हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि 1, 2 और 3 होते हैं। जब भी संज्ञा आपने ध्यान में रखनी है ना, क्योंकि संज्ञा से क्वेश्चन या तो ऐसे पूछेंगे या तो आपको पहचान करने के लिए पूछेंगे। तो जो संज्ञा वाला टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करता हूँ कि संज्ञा के 2 भेद हैं, मेनली हम इतना डिस्कशन करते हैं। एक होता है हमारे पास गणनीय गणनीय संज्ञा और दूसरा होगा आपका अगणनीय संज्ञा, ये होती है। अब इसमें जो गणनीय होती है ना, यानी कि जिनकी गिनती की जा सके। अगणनीय में होती है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, यहाँ पे गिनती की जा सकती है। जिसकी गिनती की जा सकती है ना, वो 3 भेद होते हैं इसके आगे। पहला होता है हमारे पास व्यक्तिवाचक, दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास जातिवाचक, नंबर 3 पे आएगा हमारे पास आपका समूहवाचक, ये 3 होते हैं इसमें। और अगणनीय जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, वो होते हैं हमारे पास द्रव्यवाचक, या जिसे हम क्या बोलेंगे, पदार्थ, और नंबर एक और होता है इसका आपका भाववाचक संज्ञा। ये होते हैं भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये आपके यहाँ इसके भी पार्ट आगे डिवाइड हुए, इसके भी आपके पार्ट क्या हुए हैं, आगे डिवाइड हुए हैं। अब देखिए जी, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी इंसान का विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का क्या किया जाता है, विशेष नाम बताया जाता है। हर कंडीशन के अंदर क्या आएगा, विशेष नाम आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को इसमें इंडिकेट करने वाला क्या है, आपका विशेष नाम। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोन, इनमें क्या है, विशेष नाम बताए जा रहे हैं, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्पेशल नेम। जाति में पूरे के पूरे समूह को बताएगा, समूह का मतलब होता है कि उनकी कम्युनिटी क्या है। अब मैं बोलूँगा राम, श्याम, मोहन, सोहन में कॉमन क्या है, यानी कि जाति क्या है, इनका वर्ग क्या है, तो हम बोलेंगे कि वो लड़के हैं, या हम बोलेंगे कि वो पुरुष हैं, वो होते हैं। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है ना, इनका बहुवचन नहीं बनता है, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है ना, इनका बहुवचन बन जाता है। इनका बहुवचन पॉसिबल होता है। जैसे लड़का से क्या बनेगा, लड़के बनेंगे। आपका लड़की से क्या बनेगा, लड़कियाँ बन जाएगा। किंतु राम से अगर मुझे बहुवचन बनाना होगा, नहीं बनेगा। गंगा से अगर मुझे बनाना होगा, नहीं बनेगा। मैं बोलूँगा अगर कंचनजंगा, अगर मैं अपने पर्वत का नाम बोला है कंचनजंगा, तो उसका भी क्या है, बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है जी। या हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, उसका भी बहुवचन नहीं बनेगा। मैं किसी शहर का नाम दे देता हूँ दिल्ली, क्या इसका बहुवचन बन पाएगा? दिल्ली का दिल्लियों हो जाएगा? नहीं होता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। ट्राई करेंगे, अगर पूछी गई होगी ना कि गंगा कौन-सी संज्ञा, अगर कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनका बहुवचन नहीं बनता है। अब इसका बहुवचन बन जाता है। जैसे नदी बोलेंगे तो नदियाँ, नदी सभी नदियों में क्या है, जाती है ना वो। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब बोलेंगे तो वो क्या है, नदियाँ हैं, नदियों के नाम हैं, उनका कॉमन क्या है, नदी हैं वो। तो नदी का बन गया नदियाँ। समूह होते हैं जो आपके पूरे के पूरे समूह को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम बोलेंगे सभा बोलेंगे, दल बोल देंगे, सेना बोल देंगे, या फिर हम आपका मेला बोलेंगे, पंचायत बोल सकते हैं, पंचायत बोलेंगे, राज्य का जैसे नगर पालिका बोल देंगे, फिर हम आपकी, यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएँगे, आपके समूह की तरफ हमें इशारा करते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक। गणनीय में क्या आते हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो सबसे पहले पदार्थ में जिन्हें किलोग्राम, लीटर या फिर मीटर में नाप सकते हैं, या फिर जो चीज़ें हमें ठोस, द्रव तथा गैस में मिलती हों, उन्हें हम पदार्थ में रखते हैं। जैसे कि चीनी बोलेंगे, चीनी कौन-सी संज्ञा है? तो चीनी तो क्या गिन सकते हैं चीनी को? नहीं गिन सकते ना, तो अगणनीय में गई। बट अगणनीय में कहाँ पे गई? क्योंकि ये तो हमें किलोग्राम में मिलती है। तो ये आपकी जाएगी पदार्थ में, क्योंकि किलोग्राम, लीटर, मीटर में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपकी यहाँ पे आती हैं। पानी बोलेंगे, इसकी गिनती नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये गणनीय में आया। इसमें कौन-सा आएगा, भाव में जाएगा या द्रव्य में जाएगा? यानी कि ये मुझे लीटर में मिलता है, इसमें आएगा। बोलेंगे ऑक्सीजन किसमें जाएगा? ऑक्सीजन आपका जाएगा जी इसमें, आपका पदार्थ में जाएगा। अब यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस भी बोला मैंने, तो गैस भी होगी तो वो भी किसमें आएगी, आपकी पदार्थ में आएगी। भाववाचक में क्या चीज़ें आती हैं? भाववाचक में आती हैं कि जो इमोशंस हों, जो आपके इमोशंस हों, मतलब आपके जो भाव हों, ठीक है? जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, महसूस। जिन्हें ना तो देखा जा सके, ना ही जिन्हें टच किया जा सके, केवल और केवल महसूस। जैसे मैं बोलूँगा कि दोस्ती, मेरी और आपकी दोस्ती बहुत गहरी है। तो
तो क्या दोस्ती दिख सकती है? क्या टच कर सकता हूँ मैं दोस्ती को? नहीं। मैं दोस्त को तो देख सकता हूँ ना, दोस्त मेरा जातिवाचक है, किंतु दोस्ती मेरी क्या है? भाववाचक है। अगर मैं बोलूँगा बहादुरी, प्रेम प्रेम बोलूँगा, प्रेम भी इसमें आ जाएगा आपका। भय बोलूँगा, डर, तो वो भी भाववाचक संज्ञा में ही आएगा, इनको टच नहीं किया जा सकता। बुढ़ापा जैसी जो चीज़ें रहती हैं ना, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा रहती हैं। तो जो इसका आंसर जो था, वो था आपका ए। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। भाववाचक संज्ञा कौन-सी है इसमें से? भाववाचक ढूँढनी है जिसमें आपका भाव हो। वीर का क्या बन जाता है? वीरों बन जाता है ना, मनुष्य से मनुष्यों, गुरुओं, यानी कि इनका तो बहुवचन संभव है ना, भाववाचक में बहुवचन नहीं बनना चाहिए। तो शत्रुताओं थोड़ा ना बनेगा, शत्रुओं बनता है। शत्रु से बनेगा, इसमें ता लगा है, यानी कि शत्रुता भाववाचक है। शत्रु होता है जिसे मैं टच कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि ये शत्रु है। नाम, जेंडर, यानी कि वर्ग बता रहा हूँ मैं उसका, कम्युनिटी बता रहा हूँ, यानी कि ये जाति है। किंतु जैसे मैं बोलूँगा ना शत्रुता, शत्रुता क्या आ जाएगी? भाव आ जाएगा आपका। अब वीर से अगर मुझे बनाना होगा भाववाचक संज्ञा, कि आपका जो जातिवाचक होती है ना, इससे भाववाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं। जैसे वीर से क्या बनेगा? वीरता बनेगा। मनुष्य से क्या बनेगा? मनुष्यता बनेगा। गुरु से क्या बनेगा? गुरुत्व बन जाएगा। इस तरीके से बनते हैं। अब है अगला, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब बोला है अर्थ के आधार पर। हम कितनी डेफिनेशन पढ़ते हैं आपकी इसकी संज्ञा की? तो 5 पढ़ते हैं ना, तो इसके भेद भी कितने हैं? 5 ही हैं, अर्थ के आधार पर, यानी कि कितने अर्थ होते हैं अलग-अलग संज्ञाओं के, व्यक्ति, जाति, समूह, फिर आपका द्रव्य आएगा, फिर हम क्या पढ़ते हैं? भाववाचक। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताना है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। जब भी ऐसा कोई रैंडमली वर्ड आए ना जहाँ से हमें डिनोट ना हो पाए, जैसे कि अगर हमसे नॉर्मली पूछते हैं कि जैसे गीता पूछते कि गीता कौन-सा है? तो गीता तो पता है मुझे स्त्रीलिंग होगा। यानी कि नाम से भी पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें आपकी स्त्रीलिंग आ रही हैं या पुल्लिंग में आ रही हैं। बट कई बार हमें हमें से पूछ लिया जाता है कि पुस्तक क्या है? या फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कुर्सी, और क्या बोल सकते हैं, टेबल फैन बोल सकते हैं, टेबल फैन तो इंग्लिश में चला जाएगा ना। आपकी पुस्तक आ गया, कुर्सी आ गया, और कुछ भी वर्ड आपका जैसे मेज़ ही बोल देते हैं, मेज़, और पंखा, ये जितने भी वर्ड हैं ना, कार बोलेंगे, कार भी बोल सकते हैं, बाइक बोल सकते हैं, एक्सेट्रा जितने भी वर्ड हैं एग्ज़िस्ट करते हैं, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हाउ टू अंडरस्टैंड, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं हम आपका कोई ना कोई विशेषण लगा के। हम ना इनके आगे या पीछे क्या लगाते हैं, कोई ना कोई विशेषण लगाते हैं। विशेषण क्या? जैसे कि अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी। अगर ना आंसर अगर आपका अच्छा से आता है तो वो होगा पुल्लिंग, ठीक है? अगर आया आंसर मेरा आपका अच्छी से तो होगा वो स्त्रीलिंग, ठीक है? मेरा से पुल्लिंग, आपका मेरी से आ जाएगा तो स्त्रीलिंग आ जाएगा आपका। तुम्हारा पुल्लिंग, आपका तुम्हारी से आएगा आंसर तो से आएगा तो तुम्हारी, यानी कि ऐज़ अ स्त्रीलिंग। अब दही हम क्या बोलते हैं? ऐज़ अ पुट करना है, ऐज़ अ कोई सेंस बनाना है कि दही अच्छा होता है या दही अच्छी होती है। अगर मान लेके चलते हैं कि अगर आप लड़की हैं, तो लड़की भी हैं तब भी आप क्या बोलेंगे? दही अच्छा ही है ना? ऐसे तो ना बोलेंगे कि दही अच्छी है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों ही क्या बोलेंगे कि दही अच्छा होता है या दही अच्छा है। दुकान से जब लेंगे कि दही अच्छा है, ठीक है। अच्छा बोला मैंने कि अच्छी बोला? अच्छा बोला ना, तो ये कौन-सा शब्द होगा मेरा? पुल्लिंग होगा। अगर अच्छे से आंसर आएगा तो ये पुल्लिंग होगा। अब गीता स्त्रीलिंग था ना, कि गीता बहुत, या फिर हम बोलेंगे कि हमारी गीता बहुत सुंदर है। हमारी गीता या हमारा गीता? हम बोलेंगे हमारी गीता ना लॉजिकली, वैसे ही। मेरी पुस्तक बोलेंगे या मेरा पुस्तक? हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं मेरी पुस्तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक ही बोलेंगे मेरी पुस्तक। तो ये स्त्रीलिंग हुआ पुस्तक। अब क्या बोलेंगे कुर्सी के लिए? मेरा कुर्सी कुर्सी या फिर मेरी कुर्सी? मेरा या मेरी? तो हम यूज़ करते हैं मेरी, तो यानी कि ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब क्या बोलेंगे? मेरी मेज़ बोलेंगे या मेरा मेज़? तो हम बोलते हैं मेरा मेज़। क्या बोलेंगे? मेरी पंखा या मेरा पंखा? तो हम बोलते हैं मेरा पंखा। तो ये दोनों ही आपके पुल्लिंग हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनमें विशेषण लगा के क्या करते हैं, आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इसमें आपका पुल्लिंग कौन-सा है। एज़ अ पार्ट ऑफ संज्ञा ही है। ऐसा मत सोचना कि ये संज्ञा का पार्ट नहीं है, संज्ञा में आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सब कुछ आती हैं ये चीज़ें, इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगला शब्द भी आपका स्त्रीलिंग है, इस तरीके का भी मिल सकता है आपको कि स्त्रीलिंग आपने शब्द क्या करना है, चूज़ करना है। तो क्या बोलते हैं, जल्दी से विशेषण पुट करना, जैसे हम बोलेंगे कि मेरा उत्साह या हमारा उत्साह, तो किससे बोला मैंने, मेरा या हमारा से? तो आंसर मेरी या हमारी थोड़ा ना बोला मैंने बोला मेरा और हमारा।
तो आप क्या बोलेंगे मेरा चक्रव्यूह या हमारा चक्रव्यूह, है ना? बोल सकते हैं ना? तो किससे आंसर आ रहा है? पुल्लिंग आया है, ये भी पुल्लिंग आया। अब मेरा संकल्प है या मेरी संकल्प, मेरा संकल्प बोलते हैं ना, तो ये भी तो पुल्लिंग है। ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। जो एक बच रहा है वो है आपका स्त्रीलिंग। मेरी मृत्यु बोलते हैं, कभी भी मेरा मृत्यु कभी भी नहीं बोलते हैं। ठीक है जी? क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या लगेगा? सी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? चलो जी, ये तो डेफिनेशन से क्वेश्चन बना है, तो ये सभी को पता होगा कि क्या बोलते हैं उसे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएँगे तो उसे तो विशेषण बोलेंगे ना, विशेषण बोलते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की बताएँगे। चलो जी, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के जी 4 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से हैं? पहला आएगा आपका गुणवाचक, दूसरे नंबर पे आएगा आपका संख्यावाचक, नंबर 3 पे आएगा आपका परिणामवाचक और नंबर 4 पे आएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें ना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ना, तो वो ये वाला है सार्वनामिक विशेषण। ये कन्फ्यूज़ करता है। मैं बाकी नहीं बता रहा हूँ, बाकी ये तीनों बड़े आसान हैं, तो ये तीनों ही अच्छा तीनों आसान नहीं है, आपके ये जो 2 हैं ना आपके, पेन चेंज कर देता हूँ। ये जो 2 हैं ना आपके, ये भी कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके आगे ना सब पार्ट है। इनके क्या है आगे सब पार्ट हैं, तो इसका क्या करना है डॉट अगर आपको पता है चीज़ें क्योंकि अब एट अ लास्ट टाइम और लास्ट टाइम के ऊपर आपने क्या करना है रिवीज़न करनी होती हैं एज़ अ मॉक टेस्ट के अंदर देखनी है कि कितनी चीज़ें आपको पता हैं। अब यहाँ से आपने एनालाइसिस करना है कि आपका कौन-सा टॉपिक छूट रहा है, तो मैंने आपको हाइलाइट कर दिए हैं कि ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, तो वो ध्यान रखनी है, वो वाला पार्ट आपने पढ़ना पढ़ना है। अब ये 2 चीज़ें पढ़नी है संख्या और परिणाम क्योंकि इनके क्या है आगे सब पार्ट है और सब पार्ट में ना कई बार क्या होता है कि कुछ और कोई इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे कि कुछ में आगे लगा देंगे, जैसे कि कुछ पुस्तक और हम यहाँ पे लगा देंगे फिर आपका कुछ पानी, ठीक है? इन दोनों में पूछेंगे कि कुछ क्या है? संख्यावाचक है, परिणामवाचक है। एक में तो इसमें तो मैंने बोला कि ये आपका आपका अनिश्चय जो होगा आपका ये कौन-सा होगा भेद आपका? इसमें एक टाइम मिलेगा आपको अनिश्चय आपका संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। किंतु ये जो होगा ना वो ये होगा आपका अनिश्चय परिणामवाचक संज्ञा या सॉरी आपका विशेषण, अनिश्चय परिणाम। इसके पीछे का कारण क्या था कि कुछ जो था इसके आगे आ रहा है अनकाउंटेबल यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है और जिसकी गिनती की जा सकती है ये काउंटेबल है आपका। जब भी काउंटेबल होता है तो किसकी गिनती कर सकते हैं? जो संख्या में होंगी। जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं जैसे पानी, दूध या कुछ और चीज़ें यहाँ पे कुछ जैसे सोना चाहिए, सोना भी हमें गिनती नहीं कर सकते ना, कुछ चीनी चाहिए, चीनी की भी गिनती नहीं होती है, तो वो परिणाम होते हैं। तो ये अंतर होता है इनमें, तो ये आपने चेक करने हैं ऐज़ अ अपने जितने भी आपके नोट्स होंगे उसमें आपने चीज़ें चेक करनी है। ठीक है जी? तो ये दोनों भी आपके इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के पास नहीं होंगे तो प्लेलिस्ट में सब कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आपने सीधा टॉपिक उठाना है विशेषण का, वहाँ से ये वाला कंसेप्ट चेक करना है, आगे करना है आपने स्पीड अप करना है। हाँ, जिसके पास ना नोट्स नहीं होंगे ना, तो आप जितनी भी वीडियोज़ बनी हुई हैं ना, वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शंस में क्या दे रखे हैं, आपको पीडीएफ के लिंक दे रखे हैं, तो आप वहाँ से उसे चेक भी कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि यहाँ पे पूरा कंसेप्ट नहीं है, तो वो दूसरी उसकी एज़ अ वर्ड फाइल भी ले सकता है या पीडीएफ भी ले सकता है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी? चलिए जी। तो विशेषण के कितने प्रकार हो गए आपके? 4 प्रकार हो गए। ठीक है जी? इसमें जो सार्वनामिक होगा ये भी आपने क्या करना है, वॉच आउट करना है यानी कि इम्पोर्टेंट रूल है। चलिए जी, आगे देखते हैं। निम्न वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, यानी कि ये जो रंगीन हुआ है ना, ये क्या है आपका? कुछ बच्चे अभी मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। चलिए जी बता दीजिए अब क्या है? अब आया ना आपके पास कि विशेषण दे रखे हैं चारों के चारों आपके विशेषण की टॉपिक सही है। चारों के चारों अब इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए जी कौन-सा है? तो गुण तो है नहीं ये आपका। अब ये या तो अनिश्चय होगा, सार्वनामिक भी नहीं है। सार्वनामिक हम होता है कि जो सर्वनाम के जैसे हमें दिखते हों, उन्हें बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोला है ना, बच्चों की तो गिनती हो जाती है ना कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कुछ का मतलब है नहीं कि जिनकी गिनती की जा सकती है, बच्चों की बच्चे क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं ना, यानी कि जाति में जाते हैं, तो जिनकी गिनती की जा सकती है उनके पीछे लगने वाला अगर कोई भी विशेषण आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बट ये है क्या कुछ, आई डोंट नो कि कुछ कितने होंगे। तो ये आपका क्या है अनिश्चित है, दोनों में अनिश्चित ही दे रखा है, वैसे निश्चित नहीं दे रखा है। क्या ये परिणाम है या संख्यावाचक है?
तो ये संख्यावाचक है ना, गिनती हो जाती है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से हमें बताना है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं इसके भेद। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है हमारे पास कर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म जब साथ में आए। जब कर्म नहीं आएगा तो वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे राम स्कूल जाता है। बोलेंगे कि कौन-सी क्रिया है इसमें? तो इसमें बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि अकर्मक क्रिया है। कि स्कूल जाता है बट क्या जाता है? किसको जाता है? तो आंसर नहीं मिलता है। जब मुझे क्या और किसको से आंसर नहीं मिलता तो हम क्या बोलेंगे उसको? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। आपकी और अगर मैं आपसे एक दे दूँ, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कौन-सी क्रिया है? पढ़ता है, बट वो क्वेश्चन किया हमने कि क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। जब मुझे क्या और किसको से आंसर मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको? आपकी सकर्मक क्रिया। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है जी? अगर फिर भी लगता है कि डाउट रह जाए तो वीडियो में देख लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम यही है कि आप मॉक टेस्ट जल्दी से लगाएँ और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करें कि आपको कितनी चीज़ें आती थी, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो आपने नोट डाउन करनी है और वही वाला टॉपिक आपने क्या करना है? चेकआउट करना है। ठीक है जी? चलिए जी, नेक्स्ट देखिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? चलिए जी, क्वेश्चन ही पूछ पूछ लिया ना आपसे कि उड़ना, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि उड़ना कौन-सी क्रिया है? तो देखिए जी, उड़ना कौन-सी क्रिया होगी? तो मैं सीधा क्वेश्चन करूँगा यहाँ से 2 कि क्या उड़ना और किसको उड़ना? इन दोनों का आंसर जो होगा वो मेरे पास ये कर्ता नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कि कर्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? क्योंकि हम जब क्रिया पढ़ते हैं ना, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कर्म होता है ऑब्जेक्ट। जिसमें कर्म नहीं आएगा तो वो मेरी अकर्मक क्रिया, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट आ जाए यानी कि मेरा कर्म आ जाए तो वो ये होगा। मुझे कर्ता चाहिए ही नहीं है ना इसमें, कर्ता की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। इसको छोड़ के बाकियों में मुझे देखना है कि कहीं पे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, क्या उड़ना कहीं पे आया कि क्या उड़ना, किसी कोई लॉजिक पुट हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसको उड़ना? नहीं आ रहा है। मैं बोलूँगा कि कहाँ से, अगर मैं पुट करूँगा ना कि कहाँ उड़ रही है तो वो आकाश में। तो आकाश का आंसर आ रहा है ना कहाँ से, बट मुझे कहाँ से नहीं करना है क्वेश्चन, मुझे करना इन्हीं दोनों से ही है। अगर इनसे लॉजिकली आंसर आ गया, तब तो मैं बोलूँगा कि सकर्मक है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपको कौन-सी लग रही है? उड़ना, क्या उड़ना, किसको उड़ना? आंसर नहीं आ रहा है तो ये आपकी क्या होगी? अकर्मक क्रिया। ऐसी जितनी भी क्रियाएँ जो ऑटोमैटिकली हो रही हों, जैसे खुद होती हैं, जैसे बहना, उड़ना, कूदना, गिरना, गिरना, ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली होती हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं गिर गया, कौन-सी क्रिया है इसमें? मैं गिर गया, क्या गिर गया, किसको गिर गया? आंसर नहीं आया ना? यानी कि कोई भी चीज़ अगर खुद से हो रही होगी तो उसमें कोई भी आपका कर्म नहीं होता है, उसमें अकर्मक क्रिया कहलाई जाती हैं। किंतु इन्हीं को मैं बोलूँगा ना, बहाना, उड़ाना, जैसे हम बोलेंगे, मैं बोलूँगा उड़ाना, जैसे मैं बोलूँगा गिराना, ठीक है? जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने मोहन को गिराया, मैंने मोहन को गिराया, तो बट क्या गिराया? क्या गिराया? आंसर नहीं आया ना? किसको गिराया? तो आंसर आ जाएगा मोहन को गिराया। किसको? मोहन को। जब गिराने का सेंस आएगा तो कर्म आ जाएगा इसमें। उड़ाने का आएगा, मैंने जहाज को उड़ाया या पतंग को उड़ाया। तो किसको उड़ाया? पतंग को उड़ाया। बहाना, क्या बहाया? फूल बहाए, ठीक है? किंतु बहना एक आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है जी? आगे देखते हैं। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? सब विकारी शब्द होते हैं जो प्रयोग के आधार पर अपना रूप क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। उन्हें बोलते हैं, इनके 4 भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ये 4 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर लगा वो था ए। इसमें ना एक और चीज़ दे रखी है हमें, क्रिया, क्रिया विशेषण। अच्छा, इसमें ना मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपके टॉपिक में भी है, अविकारी शब्द। ये आपका टॉपिक है अव्यय का। अव्यय को ही हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अव्यय ही क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। एक और नाम है। पूछेंगे कि अव्ययों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो अविकारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे शब्द जो प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। जो आपके प्रयोग के आधार पर चेंज नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अविकारी बोलते हैं। अब इसके भी भेद कितने हैं? 4 ही हैं। जैसे नंबर 1 पे आएगा
क्रिया विशेषण। नंबर 2 पे आएगा आपका संबंध बोधक अव्यय शब्द। नंबर 3 पे आएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। इसके बाद नंबर 4 पे आएगा आपका विस्मय। ठीक है जी, ये 4 होते हैं इसके। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखने हैं। ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं इनको भी। निम्न शब्दों में कौन-सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसमें आपने बताना है कि क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता होता है या जो चेंज हो जाएँ। यानी कि सूर्योदय नहीं होगा, नीला, ये तो विशेषण है, क्रिया विशेषण थोड़ी ना है ये आपका। विगत नहीं होगा, धीरे-धीरे। जैसे मैं बोलूँगा कि नल जो ऐसे जैसे घोड़ा धीरे-धीरे दौड़ता है या राम धीरे-धीरे दौड़ता है, इसमें कैसे दौड़ता है? तो वो धीरे-धीरे क्रिया विशेषण होते हैं 4 के अनुसार। या हम बोलेंगे कि 4 इसके क्या होते हैं? भेद होते हैं। नंबर 1 पे जैसे रीतिवाचक, नंबर 2 पे आएगा आपका स्थानवाचक, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका कालवाचक और नंबर 4 पे आ जाएगा परिणामवाचक। रीति यानी कि बताएगा कि ये जो क्रिया है वो कैसे की जा रही है। जब कैसे से क्वेश्चन करेंगे तो रीतिवाचक कहलाएगा। जब हम स्थान के लिए करेंगे तो कहाँ से आंसर आएगा। काल के लिए हम करेंगे तो कब से आंसर आएगा। परिणाम जब भी चेक करना होगा तो हमें कितना से क्या करना है, क्वेश्चन पुट करना होता है। जो भी आंसर मिलेगा वो आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्रिया विशेषण को ना मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूँ, आपको और ईजी हो जाएगा। जो क्रिया विशेषण होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, हम आपके एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है जी, जो आपकी क्रिया का यानी कि जो आपकी जो वर्ब रहती है ना, उनसे अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपके ये सारे के व्हाई आपका जैसे व्हाई करेंगे, वेयर करेंगे, व्हेन करेंगे, हाउ मच करेंगे, ये सारे जो आंसर होते हैं ना क्रिया से करने से यानी कि वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको लॉजिकली आंसर मिलेगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। इंग्लिश में वैसे पार्ट ऑफ स्पीच के लिए वहाँ पर भी। ठीक है जी, तो दोनों में ही सेम सेम चीज़ें हैं, बस एक-दूसरे के साथ कोरिलेट कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज है, लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज की खूबसूरती ही है, इसको जब आप पढ़ते हैं ना तो मज़ा भी आता है इसमें पढ़ने में। ठीक है, एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमें लैंग्वेज आनी चाहिए, कम से कम हमें हिंदी तो एटलीस्ट ढंग से आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश आए या ना आए। हिंदी लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नल बूँद-बूँद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या है? हमसे पूछा जाएगा कि ये बूँद-बूँद क्या है यहाँ पे? तो देखिए टपक रहा है, मैंने बोला कि कैसे टपक रहा है? क्वेश्चन मैंने क्या किया? कैसे? क्या ये मेरा कर्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, मैंने क्वेश्चन ही कैसे से किया है। कर्म के लिए हम क्वेश्चन करते हैं क्या और किसको से। अगर मुझे आंसर मिल रहा होगा क्या और किसको से तो मैं बोलूँगा कर्म है, नहीं मिलेगा तो मैं बोलूँगा कर्म नहीं है। किंतु मैंने क्वेश्चन किया कैसे से? जब मैं कैसे से करूँगा कि टपकना, कैसे टपकना? तो वो बूँद-बूँद टपक रहा है। जब कैसे से आंसर करेंगे तो हम मैंने बोला कि वो एडवर्ब होगा, एडवर्ब को बोलेंगे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका सी, क्रिया विशेषण। चलिए जी। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द हमें बताना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए कन्या होती है पुत्री को बोलते हैं ना, भार्या होती है पत्नी, पत्नी को बोलते हैं। नंदिनी होती है पुत्री को बोलते हैं। आत्मजा भी क्या होती है, पुत्री को बोलते हैं। तो इनमें से हमें क्या डिफरेंट मिला, पत्नी, भार्या ना? तो ये वाला आपका जो राइट आंसर है कि भार्या है। ये जो शब्द है वो आपका पर्यायवाची शब्दों से लिया गया है, शब्दों से पर्यायवाची शब्दों से। तो आपने जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो टॉपिक पढ़ना है आपने पर्यायवाची। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक का क्या करना है आपने, विलोम शब्द बताना है। तो देखो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक और आपका बाहुल्य। इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो आपका होगा बी, कि बहुसंख्यक होता है। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम और बहु का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। तो यानी कि क्या हो गया आपका आंसर है अल्प का बहुसंख्यक। आसान था बिल्कुल ये। जल समुद्र में लगने वाली आग के लिए आपने बताना है एक शब्द क्या होगा। इसके लिए आपने बताना है कि एक शब्द क्या होगा। जी देखिए क्या होगा इसका। देखिए दावानल तो होता है हमारे पास यानी कि जैसे जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग के लिए बोलते हैं। जठराग्नि होती है पेट में, जठराग्नि होती है पेट में लगने वाली आग के लिए।
जलप्रपात तो आप सभी जानते हैं, यानी कि जलप्रपात होते हैं आपके वाटरफॉल एंड बड़वागिनी होती है आपकी जल में या समुद्र में लगने वाली आग के लिए। तो ये जो राइट आंसर जो बन रहा है वो है आपका बड़वागिनी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हमने 19 क्वेश्चन किए हैं और लास्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, वो है पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ है? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये देखिए जी, पेट में दाढ़ी होने का सीधा-सा मतलब होता है कि देखने में जो सीधा हो किंतु क्या हो आपका चालाक हो, उसे बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना। ठीक है जी? इस प्रकार से हमने लगभग आपके जो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हमने 20 कर लिए हैं। यहाँ से आपने कंसेप्ट देखे हैं साथ में। कंसेप्ट के साथ-साथ में मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो आपने अगर आपको लगता है कि उनमें आपका थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ लैक है, तो वो आपने क्या करना है उनको रिवाइज़ करना है चीज़ें। अब क्या है आपका क्योंकि 15 डेज़ है, तो 15 डेज़ के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपने करनी है चीज़ें रिवाइज़। कोई न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है आपने, तो वो आपने करनी है रिवाइज़। क्योंकि रिवाइज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ें, तो चीज़ें क्या हो जाएँगी, आप वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं और चीज़ें हम वहाँ पे गलत करके आते हैं। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखेंगे नेगेटिव मार्किंग है तो रिवाइज़ इम्पोर्टेंट है, तो रिवाइज़ करनी है चीज़ें आपने। तो ये आपका ये है कि मैंने अपनी तरफ से मैं आपको 20 एंड 20 की जो टेस्ट सीरीज़ है, लगभग आपको 15 डेज़ तक आपको 1 डे के बाद आपको मिलती रहेगी। तो एटलीस्ट 7 तो हम कम से कम आपके मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा एज़ अ कंसेप्ट बेस पे। ठीक है जी? और जो भी आपके डॉट्स रहेंगे तो वो अपने कमेंट में भी बताते रहना है कि ये वाला हमारा छूट गया है। ठीक है जी? और जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आए तो वो हमें बताना है कि ये वाला क्वेश्चन के अंदर मुझे डाउट लगा है। ठीक है जी? सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना कि अगर आप हमें डाउट बताते हैं ना तो हमें भी पता चलता है कि आप देख भी रहे हैं वीडियो को या सुन भी रहे हैं, आपने वो देखी है, तभी हमें पता चलता है। हम अगली वीडियो में क्या करते हैं कि उस वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करवाएँगे ताकि आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है जी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर इसको लाइक भी कीजिएगा। अगर हाँ, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए ना सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक और बात ना कि नेक्स्ट मॉक जो होगा ना वो 1 दिन के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हिंदी का ना आपको 1 डे के बाद, इंग्लिश का भी आपने क्या करना है 1 डे के बाद। तो मैं अपनी तरफ से आपको 40 में से 36 लाने का ट्राई करूँगा कि आप कम से कम एटलीस्ट 36 ले आएँ, जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। ठीक है जी? चलिए जी, ओके।